स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। बच्चों, इसके प्रीवियस ही क्लास में हमने आपको सी लैंग्वेज का लेक्चर 1 पढ़ाया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आप जो पढ़ेंगे वो लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल टॉपिक्स क्लियर किए गए थे, जहां आपने पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम किसे कहते हैं, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, यानी जिसमें आपने देखा था मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज किसे कहते हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। और साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था लैंग्वेज के अप्रोचेस कौन कौन से हैं, जिसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपकी मॉड्यूलर लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये सभी टॉपिक पर हम डिस्कशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार लिंक में जाकर आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है तो वो आपका क्लियर होना जरूरी है। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2, और लेक्चर 2 में आगे के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो जैसा कि आपने अगर वो क्लास देखा होगा तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी इससे पहले हमने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया है। अब जो बताने वाले हैं यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता हो, किसी एक लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे, उस प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक ह्यूमन किसी भी प्रोग्राम या किसी भी मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, तो अब ये हमारा एक स्टूडेंट है, ये एक ह्यूमन है, एक यूजर है, ये मशीन को क्या करना चाह रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी निर्देश देना चाह रहा है। तो ऐसे में मशीन जो है वो उसकी अपनी लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीनी लैंग्वेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में। और ये जो पर्सन है अगर ये प्रोग्रामिंग को 0 और 1 के फॉर्म में बनाता है तो ये प्रोग्रामिंग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं बाइनरी लैंग्वेज की तो बाइनरी लैंग्वेज में हर एक चीज को लिखने के अपने अलग कोड्स होते हैं, इसको सारे कोड याद करने होंगे, फिर उसमें प्रोग्राम को डेवलप करना होगा, कोई एरर आने के चांसेस भी उसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर कभी कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। साथ ही साथ और भी कई सारी ऐसी डिमेरिट्स होती हैं जिनके कारण इसमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में की जाती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से मिलकर के बनी हुई है, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपके अल्फाबेट्स, डिजिट्स और कुछ सिंबल्स होते हैं, और उन्हीं सिंबल्स की हेल्प से हम प्रोग्राम को बनाते हैं और उस प्रोग्राम को मशीन में यानी कंप्यूटर जो है क्या करता है, उसे बाइनरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे देखेंगे, मान लीजिए कि ये यूजर है, ये प्रोग्रामर है, इस प्रोग्रामर ने मशीन लैंग्वेज में कोई भी एक प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, इसने कोई भी एक प्रोग्राम बना दिया। अब ये प्रोग्राम इसने जो बनाया है वो किसमें बनाया है, हाई लेवल लैंग्वेज में। इसको इसने किसमें बनाया है, हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। तो ऐसे में हाई लेवल लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए इसे बीच में एक प्रोग्राम की नीड होगी, जिस प्रोग्राम को हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना या उसे 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। तो ये ट्रांसलेटर वाला टॉपिक आप ऑलरेडी अपने जो है मॉड्यूल 1 में पढ़ चुके हैं, जहां पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्रांसलेटर कहते किसे हैं और कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर के अलावा इंटरप्रेटर, और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही हमारे ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जिनका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होगा, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में बने प्रोग्राम जो होंगे उन्हें मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर करता है। वहीं पर जो असेंबलर होता है, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना।
पढ़ लिया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को जब हम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए हमें दो प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, एक है कंपाइलर और दूसरा क्या होता है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि आपको डिफरेंट लिखना होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर का काम होता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करना। मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है, तो इस प्रोग्राम में जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ये इंटायर प्रोग्राम को क्या करता है, एक बार में इसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। यानी एक बार में इसे कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स, लिमिट्स, ये सभी चीजों को फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। यानी इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा, ये सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर जाएगा, इसको रीड करेगा, इसे देखेगा, चेक करेगा, अगर इसमें कोई भी एरर है तो ये इसी जगह स्टॉप रहेगा। जैसे ही इस एरर को दूर कर दिया जाएगा, तुरंत ही क्या करेगा, इस एरर को दूर करने के बाद में इसे जो है एग्जीक्यूट कर देता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पर जाता है, नेक्स्ट लाइन वाले प्रोग्राम में इसको भी वो चेक करेगा, चेक करने के बाद में अगर इस यहाँ पर इसे कोई एरर मिलती है तो वो स्टॉप रहेगा, लेकिन अगर एरर नहीं मिलेगी तो ये इसे भी क्या करता है, तुरंत ही जो है एग्जीक्यूट कर लेता है। इसी फॉर्म में ये हर एक स्टेटमेंट जाएगा और एक एक स्टेटमेंट को एक बार में एग्जीक्यूट करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो इंटरप्रेटर होता है ये कंपाइलर से स्लो वर्क करता है, क्योंकि कंपाइलर का काम है एक बार में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देना, बट इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चल रहा है। कई बार आपके ओ लेवल के एग्जाम में ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, कंपाइलर इज, कई बार आपके ओ लेवल में एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरप्रेटर इज फास्टर देन कंपाइलर, यानी इंटरप्रेटर हमारा कंपाइलर से फास्ट वर्क करता है। ट्रू फॉल्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरप्रेटर इज फास्टर देन कंपाइलर, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इंटरप्रेटर हमारा कंपाइलर से फास्ट वर्क नहीं करता है, जबकि कंपाइलर हमारा इंटरप्रेटर से ज्यादा तेजी से वर्क करता है। अब बात कर रहे हैं कंपाइलर में, तो जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो इसमें जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब इसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट होने से पहले ये कंपाइल होता है। आफ्टर कंपाइलेशन उसे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने किसी भी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में बनाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, कंपाइल होगा। कंपाइल होते समय जितने भी टाइप की एरर्स होती हैं, लिमिट्स होती हैं, सभी चीजों को वो क्या करता है, चेक करता है, रेंजेस को चेक करता है, और चेक करने के बाद में उसे क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और तब उसे वो एग्जीक्यूट करता है। वहीं पर इंटरप्रेटर के भी कुछ अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अब मान लीजिए हम कंपाइलर की ही बात कर रहे हैं, तो कंपाइलर में होता क्या है, जैसे एक प्रोग्राम आपने पूरा बना लिया, अब ये पूरे प्रोग्राम को जब आपने बनाया है, यही प्रोग्राम हमने पूरा बनाया है, तो इसमें अगर कहीं भी कोई भी एरर किसी भी लाइन पर है, तो जब तक उस एरर को आप सही नहीं कर देंगे तब तक ये पूरा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये काम किसका होता है, कंपाइलर करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो जैसे आपकी पाइथन जो लैंग्वेज है, वो पाइथन लैंग्वेज इंटरप्रेटर पे ही काम करती है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इंटरप्रेटर का बेनिफिट ये होता है कि जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं, इस प्रोग्राम में एक एक स्टेटमेंट को ये चेक कर रहा है, एक स्टेटमेंट अगर ये वाली सही है तो इसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी इसका उसने इसको तुरंत रन कराया, इसका जो भी आउटपुट आया वो आपको दे दिया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट देखा, अगर ये भी सही है तो इसको भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये वाली स्टेटमेंट में पहुंचा, यहाँ पे कोई एरर मिल गई तो यहाँ पर वो स्टॉप रहेगा, जब आप इस एरर को दूर कर देंगे तब फिर वो इसको आगे एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये होता है इंटरप्रेटर का वर्क। आई होप इतना समझ में आया होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत ही फंडामेंटल सा है, बेसिक्स है, ये सब चीजें आपको पता भी होंगी। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही हमारे ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जिनका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, असेंबलर। अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। असेंबली लैंग्वेज जिसमें आप कुछ प्रीडिफाइंड कोड्स, जिन्हें हम निमोनिक्स के नाम से जानते हैं, उन्हीं कोड्स पर आधारित ये एक लैंग्वेज होती है जिसे टूचियर के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया तो असेंबली लैंग्वेज में बने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को ही जानता है, वो किसी भी अनदर लैंग्वेज को नहीं जानता है।
तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसे कहा जाता है, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। तो यहाँ तक आपने जितने भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे वो सभी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, यानी सी लैंग्वेज की तरफ। सी लैंग्वेज पढ़ाने से पहले ये सभी बातें बताना जरूरी था, क्योंकि जब आप कभी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि आप जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। यही कारण है कि मैंने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पहले बता दिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, जिसे कहते हैं सी लैंग्वेज। देखिएगा, सी लैंग्वेज शुरू करने से पहले सी लैंग्वेज का इन्वेंटेशन कैसे इन्वेंट हुई सी लैंग्वेज हमारी, वो जानना जरूरी है। यानी अगर हम सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में बात करें कि सी लैंग्वेज कैसे आई, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक मैन थे जिनका नाम था मार्टिन रिचर्ड। मार्टिन रिचर्ड ने एक लैंग्वेज बनाई थी, जिस लैंग्वेज का नाम था BCPL लैंग्वेज। ठीक है, मार्टिन रिचर्ड ने क्या किया था, एक लैंग्वेज बनाई थी जिस लैंग्वेज का नाम क्या था, BCPL लैंग्वेज। BCPL लैंग्वेज का पूरा नाम होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इस लैंग्वेज को इन्होंने बनाया था 1966। कब बनाया था, 1966 में बनाया था। इस लैंग्वेज को बनाने के बाद में जो है इन्हीं के यहाँ पे काम करने वाले एक मैन थे जिनका नाम था केन थॉमसन। केन थॉमसन जो थे ये बनाना चाहते थे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, इनको क्या बनाना था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए इन्हें एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज की जरूरत थी। ठीक है, इनको एक बहुत अच्छी लैंग्वेज की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, एक लैंग्वेज बनाई BCPL लैंग्वेज का के ये जो B लैंग्वेज है इसी को इन्वेंट किया, और इन्वेंट करके एक नई लैंग्वेज बनाई जिस लैंग्वेज का नाम इन्होंने क्या रखा, B लैंग्वेज रखा। इस लैंग्वेज का नाम इन्होंने क्या रखा, B लैंग्वेज रखा। ठीक है, B लैंग्वेज बनाने के बाद में इन्होंने जो B लैंग्वेज बनाई थी वो 1969 में बनाई थी, और 1969 में B लैंग्वेज क्रिएट करने के बाद में इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था जिसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो B लैंग्वेज थी इसकी अपने कुछ डिमेरिट्स थी। ये B लैंग्वेज जो थी ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मशीन डिपेंडेंट होने के कारण इनके द्वारा बनाया गया जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था ये भी फुली मशीन डिपेंडेंट ही था। इट मींस हर एक सिस्टम के लिए इनको अलग अलग इंटरनल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कोडिंग करनी पड़ रही थी, तो ये इनके पास बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में इनके साथ काम करने वाले एक मैन थे। ठीक है, इन्हीं के यहाँ पे काम करने वाले एक मैन थे जिनका नाम था डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची। डेनिस एम रिची ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए B लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन किया और एक नई लैंग्वेज बनाई जिस लैंग्वेज का नाम रखा C लैंग्वेज। C लैंग्वेज को इन्होंने 1972 में बनाया। ठीक है, कब बनाया, 1972 में एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम क्या रखा, C लैंग्वेज। अब B के आगे नेक्स्ट लैंग्वेज थी, यही कारण है कि B लैंग्वेज के बाद में जो लैंग्वेज आई उसका नाम क्या रख दिया गया, C लैंग्वेज रख दिया गया। C लैंग्वेज बनाने के बाद में इन्होंने केन थॉमसन द्वारा बनाया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार रीराइट किया, किसमें, C लैंग्वेज में। यानी
जो हम लोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फुली डिपेंड है सी लैंग्वेज पर। ठीक, पूरी तरीके से वो सी लैंग्वेज पे ही बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही कारण है कि जो डेनिस एंड रिचे हैं इन्होंने सी लैंग्वेज तो बनाया नहीं बनाया, यानी अगर हम कहते हैं सी लैंग्वेज का इन्वेंटेशन किसने किया तो वो क्या कहलाएंगे, डेनिस एंड रिचे। इसके साथ साथ इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको रीराइट किया, जिसके कारण डेनिस एंड रिचे को को डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से सी लैंग्वेज में बनाया, यही कारण है कि इनको को डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक में ये तो हिस्ट्री हो गई कि सी लैंग्वेज हमारी कैसे जो है जनरेट हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंग्वेज आई जिसका नाम क्या था, बीसीपीएल लैंग्वेज। इसके बाद में बीसीपीएल लैंग्वेज को 1966 में बनाया गया। फिर केन थॉमसन आए, केन थॉमसन ने इसी बीसीपीएल लैंग्वेज को इन्वेंट किया और एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा गया बी लैंग्वेज, और बी लैंग्वेज इन्होंने 1969 में बनाया था। और इसी बी लैंग्वेज में इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम रखा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इनके साथ आते हैं डेनिस एंड रिचे। डेनिस एंड रिचे ने वो सिस्टम डिपेंडेंट होने के कारण उसे सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाई, और इस सिस्टम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का नाम क्या रखा, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इन्होंने क्रिएट किया 1972 में, और फिर से इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कोड को रीराइट किए। यही कारण है कि उनको को डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो आई होप सो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि सी लैंग्वेज कैसे इन्वेंट हुई, यानी किस तरीके से सी लैंग्वेज को बनाया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो अब तो ये बात हो गई कि सी लैंग्वेज हमारी कैसी लैंग्वेज है या कैसे इन्वेंट हुई। सी लैंग्वेज क्या है, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है ये, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को बनाने वाले कौन थे, डेनिस एंड रिचे। डेनिस एंड रिचे ने इसे 19 डेनिस एंड रिचे ने इसे 1972 में यूएसए में क्रिएट किया। कहां पर क्रिएट किया था, यूएसए में। यूएसए में एक लेबोरेटरीज थी जिसका नाम था AT&TS बेल। AT&TS बेल। इस बेल लेबोरेटरीज में इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम क्या था, सी लैंग्वेज। AT&TS बेल लेबोरेटरीज में इन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम क्या रखा था, जो है सी लैंग्वेज। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सी लैंग्वेज है क्या और वो कैसे इन्वेंट हुई, किस तरीके से वो आगे आई। ठीक है, अब इसके आगे की टॉपिक देखेंगे। देखिएगा, आपकी जो बुक का नाम है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। ठीक है, जो आप थर्ड मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, इस बुक का नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। यहाँ पर प्रोग्रामिंग क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। लेकिन अब हम उसी के अगले टॉपिक पर आते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। तो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज की, तो यहाँ पर एक शब्द आता है प्रॉब्लम। ठीक, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, आखिर प्रॉब्लम है क्या। आपको ये जानना होगा कि प्रॉब्लम कहते किसे। प्रॉब्लम तो वैसे आम भाषा में हम कहें तो प्रॉब्लम सभी लोग जानते हैं, सबकी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जैसा आपको पता ही है कि आज दुनिया में कितना भी किसी के पास पैसा क्यों ना हो वो तब भी प्रॉब्लम में है, कोई गरीब भी हो तब भी वो प्रॉब्लम है, सबके पास अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहते किसे हैं। प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि जब भी कभी आपको किसी भी टॉपिक पर कोडिंग करना है, तो उस टॉपिक पर जिस भी टास्क को आपको परफॉर्म करना है, उस टास्क को आप कैसे परफॉर्म करना है या उस टास्क को आपको कैसे सॉल्व करना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
प्रॉब्लम, यानी वो हमारे पास क्या होता है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो जिसमें आप दो नंबरों का एडिशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना हो, दो नंबरों का एडिशन करना है। तो यहाँ पर जब हम कहें कि दो नंबरों का एडिशन करना है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना है, दो नंबरों का एडिशन करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को जिस भी स्टेप से हम सॉल्व करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम जैसे होती है तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं या क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिएगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 6 मेजर स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट टॉपिक पे बात करें तो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल। इसके बाद में आउटपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन के बाद में नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, फिर आ जाएगा आउटपुट डिजाइनिंग। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोग्राम डेवलपमेंट और नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम और लास्ट टॉपिक होता है वैलिडेटिंग द प्रोग्राम, वैलिडेटिंग द प्रोग्राम। ओके, ये 6 मेजर स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 6 स्टेप से हो करके गुजरना पड़ता है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, दो नंबरों का एडिशन करना चाह रहे हैं। तो जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास में होती है तो सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, ये समझना है कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या उसका हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, आखिर हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको अच्छे से हर एक स्टेटमेंट को जो है रीड करना होता है, हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली जो है रीड करना होता है, उसे समझना होता है कि एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम जो है, आपका जो प्रोग्राम है वो आपसे क्या आउटपुट चाहता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन जिन वेरिएबल्स की आपको नीड है उन सारे वेरिएबल की एक लिस्ट तैयार करना, एक लिस्ट क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल। फिर उसके बाद आता है आउटपुट डिजाइनिंग। आउटपुट डिजाइनिंग का मतलब हो गया कि प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको एक डिजाइनिंग कर लेना, एक ओवरव्यू ले लेना, एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रीडिफाइंड मेथड कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आप सोचते हैं, जो आप क्रिया फॉलो करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिजाइनिंग। फिर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट करते हैं। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जहां पर आप सारे कोड्स को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट। और फिर आता है टेस्टिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग द प्रोग्राम का मतलब हुआ कि जब आपने प्रोग्राम डेवलप कर लिया है तब फिर आप उसे क्या करें, टेस्ट करें। आप ये चेक करें कि आपने जो भी प्रोग्राम
प्रोग्राम बनाया है, क्या वो आपका प्रोग्राम सही है या फिर नहीं, जो वो आपसे आउटपुट मांग रहा था क्या वही आउटपुट आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग करने पे आपका प्रोग्राम सही होता है तब हम उसे क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, मीन्स हम उसे वैधता देते हैं। तो ये 6 मेजर स्टेप होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं जो कि सी लैंग्वेज के लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को जब दिया जाता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और अच्छे से बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि सपोज दैट आपके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, और उन गेस्ट के लिए आपको क्या करना हो, चाय बनानी है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे हमें प्रोग्राम बनाना है या कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो हमने आपको बताया एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपके घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं और उन गेस्ट के लिए आपको क्या करना है, चाय बनानी है, ठीक है। अब आपको चाय बनानी नहीं आती है, ठीक है, आपको चाय बनानी नहीं आती है, तो इसका मतलब जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया और हमें चाय बनानी ना आती हो और हमें उन्हें चाय पिलाना हो, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और मान लीजिए उस केस में आपके घर में कोई भी ऐसा ना हो जो चाय बना करके उन्हें दे सके, ठीक, तब तो ये और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है कि चाय पिलाना भी जरूरी है, गेस्ट आए हुए हैं और उनको चाय पिलाना भी जरूरी है क्योंकि उनकी चाय फेवरेट है, उसके साथ में ये भी है कि हमें तो बनानी नहीं आती, तो फिर हम करेंगे। ऐसी सिचुएशन को करने के लिए अब हम इन्हीं 6 स्टेप में आपको समझाएंगे कि कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखिएगा, जब आपके पास में एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आए और उन गेस्ट को हमें चाय बना करके पिलाना है। गेस्ट आए ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमें चाय पिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं और हमें उन्हें क्या करना है, चाय पिलानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रॉब्लम को समझा। अब कितने गेस्ट आए, कितने कप चाय बनानी है, ये हमें आउटपुट सोचना होगा। मान लीजिए गेस्ट की संख्या 3 है और एक हम खुद भी बैठे हैं, हम भी पियेंगे, जाहिर सी बात है, तो 4 लोगों के लिए हमें चाय बनानी है। तो हमने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एक हमने आउटपुट बना लिया कि हमें चाय जो बनानी है वो कितने कप बनानी है, 4 कप की बनानी है, ठीक। तो ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। अब अगला टॉपिक ये आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी चाय को कैसे बनाना है, चाय बनानी हमें नहीं आती है, तो आपने क्या किया, अपने किसी परिचित जिसको चाय बनानी आती है, आपने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद आपने उससे पूछा कि चाय में क्या क्या सामान, चाय बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है। उसने आपको बताया कि आपको मिल्क लेना होगा, शुगर लेनी होगी, टी लीव्स लेनी होगी, जिंजर्स लेनी होगी, वाटर लेना होगा, एक पैन चाहिए होगा, एक गैस चाहिए होगी। उसने आपको सारा सामान आपको बता दिया। तो वो सारे सामान की आपने क्या किया, एक लिस्ट तैयार कर लिया, यानी जितना भी आइटम उसने कहा था कि आपको टी लीव्स चाहिए, शुगर्स चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, आपको जिंजर चाहिए, आपको वाटर चाहिए, वो सारी चीजों का एक लिस्ट आपने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। लिस्ट बन गई। अब लिस्ट तो बन गई, लेकिन हम चाय बनाएंगे कैसे। तो आपने क्या किया, चाय बनाने से पहले आपने अपने उसी फ्रेंड को कॉल किया, उसने उससे आपको पूछा कि चाय को हमें कैसे बनाना है। तो उसने कहा भाई एक कॉपी पेन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या कहा, कॉपी पेन लिया। उसने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आप गैस ऑन करिए, उसमें पैन को रखिए, पैन रखने के बाद उसमें आप वाटर ऐड करिए, आप उसमें शुगर ऐड करिए, टी लीव्स ऐड करिए और उसमें आप जिंजर ऐड करिए, सारी चीजों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपने सारी चीजों को नोट कर लिया कि हमें क्या करना है, ऐड करना है। फिर उसने कहा उसे आप छोड़ दीजिए प्रोसेस होने के लिए, जब वो आपका पूरी तरीके से बॉयल हो जाए, अच्छे से पक जाए, तब आप उसे छान लीजिएगा, ठीक। तो आपने क्या किया, ये सारे स्टेप्स को नोट डाउन कर लिए। अब इसी को नोट डाउन करने के बाद में यही चीज हमारी क्या कहला रही है, आउटपुट डिजाइनिंग। यानी अभी एक्चुअल में हमने चाय नहीं बनाई है, हमने सिर्फ उसको लिखा है कि हमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटपुट डिजाइनिंग। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट में आप एक्चुअल में जो जो स्टेप आपने लिखे हैं उन सारी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैंने वाकई में गैस ऑन किया, उसमें पैन रखा, उसमें सारी चीजों को ऐड करने के बाद आपने चाय चढ़ा दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट। और प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के बाद जब आपकी चाय पक के तैयार हो गई है, तो हम उसे सर्व करने से पहले टेस्ट करेंगे। आप चेक करेंगे कि आपने जो चाय बनाई है क्या उसमें सभी चीजें आपने प्रॉपर डाली है, ऐसा तो नहीं चीनी ऐड करना भूल गए हो, पता चले शुगर फ्री चाय पिला रहे, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, आप उसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करना आपका कहलाता है टेस्टिंग द प्रोग्राम।
अगर आपने देखा कि हाँ परफेक्ट बनी है, बढ़िया बनी है, तब फिर हम उसे क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, इट मींस हम उसे सर्व करते हैं। तो यही 6 मेजर स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो आपको समझ में आया होगा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स हमारे पास 6 हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, इसके बाद आ जाता है आउटपुट डिजाइनिंग, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोग्राम डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग द प्रोग्राम और उसके बाद में आ जाता है जो है वैलिडेटिंग द प्रोग्राम। तो ये हमारे हैं 6 मेजर स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारी इस क्लास में आपने इतना देखा कि हम प्रॉब्लम प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एल्गोरिथम के बारे में, जहाँ पर आप देखेंगे एल्गोरिथम कहते किसे हैं और कैसे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।